वेलकम बैक टू शारदा विद्यापीठ। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के सेकंड पार्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे आने वाले एमसीक्यूज को आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के लिए वीडियोस पहले ही अपलोडेड है चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूलें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर से, विच इज इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 1, the antiderivative of this is equal to what? antiderivative मतलब इंटीग्रल फाइंड करना है हमें। तो फंक्शन क्या है? f of x is equals to root x plus 1 upon root x। तो इंटीग्रल फाइंड करेंगे। ये पावर में x raised to the power 1/2 है, और ये क्या है? दिस इज, ये ऊपर आ गया तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये बन जाएगा x raised to the power -1/2। नाउ यूजिंग पावर रूल, तो पावर रूल इंटीग्रेशन में क्या होता है? 1/2 + 1 एंड 1/2 + 1। पावर में 1 ऐड कर देंगे और वही टर्म डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे, प्लस x रेज टू द पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? ये मिला x रेज टू द पावर 3/2, और डिनोमिनेटर में भी कितना आएगा? 3/2, 2 चला गया न्यूमरेटर में, एंड यहाँ पर आएगा x रेज टू द पावर 1/2, और यहाँ से आएगा 1/2 एंड पॉजिटिव साइन के साथ 1/2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो आपको पता ही है कि जब लिमिट्स हमारे पास नहीं होती तो हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म। तो मेरे पास इंटीग्रल है साइन क्यूब x कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ से मैं इस साइन क्यूब x को अगर ऐसे लिख लूँ, साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x डॉट साइन x। अब इस साइन को भी कॉस की टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर x इन टर्म्स ऑफ कॉस की टर्म में क्या आ जाएगा? 1 माइनस cos square x dot cos square x into sin x dx। ओके, cos को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बनेगा cos square x माइनस cos रेज टू द पावर 4x sin x dx। इस साइन को नहीं, इस cos को t पुट कर लो तो ये क्या बनेगा? cos x इज इक्वल्स टू t, cos का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx इज इक्वल्स टू dt। तो साइन x dx किससे रिप्लेस हो जाएगा? माइनस ऑफ dt। अब अगर ये टर्म माइनस ऑफ dt से रिप्लेस होती है तो यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा, ये आगे पीछे हो जाएंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। तो ये बात क्या बनी देखो, तो इंटीग्रल I आ गया किसके इक्वल? ये तो हमने टी पुट किया है, ये टर्म बन जाएगी पॉजिटिव, यानी कि t रेज टू द पावर 4, और ये बन जाएगी नेगेटिव माइनस t स्क्वायर dt। अब इंटीग्रल इसका कर लो, इसका इंटीग्रल क्या बनेगा? t पावर 5/5 माइनस t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। नाउ t इज cos, तो cos रेज टू द पावर 5 ये किसके इक्वल बनेगा? cos पावर 5x अपॉन 5 माइनस cos क्यूब अपॉन x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? cos 5/5 एंड माइनस साइन के साथ 1/3 cos 3, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ f of x is given by this such that f of x नहीं, डेरिवेटिव ऑफ f of x और f of 2 is equals to 0, तो हमें बताना है फंक्शन क्या होगा। तो पहले हम देख लेते हैं d/dx ऑफ फंक्शन, दैट मीन्स ये हमें डेरिवेटिव गिवन है f'(x). तो f'(x) है 4x क्यूब के इक्वल माइनस 3x रेज टू द पावर 4। तो यहां से ये क्या बन गया?
अगर इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि मुझे फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर इसका इंटीग्रल करूं तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x³ का इंटीग्रल x पावर 4 अपॉन 4 पावर रूल के अकॉर्डिंग माइनस 3 ये बनेगा x रेज टू द पावर -4 अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगी, और पावर रूल से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स कितना आएगा x रेज टू द पावर -3। -3 का मतलब कितना हुआ x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में एक और -3 होगा तो ये वाला साइन बन जाएगा पॉजिटिव, एंड 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, मेरे पास आया x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 3। ये तो आया फंक्शन की वैल्यू। अब एक और कंडीशन मुझे दी गई है, उसे भी यूज कर लेते हैं। कंडीशन क्या दी है, ये वाली कि f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। फंक्शन में वैल्यू 2 पुट करने पर 0 मिलता है, तो ये फंक्शन है, इसमें वैल्यू पुट कर लो 2। f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 इज 16 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 इज 8। 16 8 सा 128 प्लस 129, और यहाँ पर है 0, यहाँ पर कांस्टेंट भी लगेगा ना, कांस्टेंट c, क्योंकि कैसा इंटीग्रल है, बिना लिमिट का। ओके, तो यहाँ पर कांस्टेंट प्लस c, और ये कितना आया 129 अपॉन 8 प्लस कांस्टेंट c। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल्स टू -129 अपॉन 8। तो मेरे पास पूरा इंटीग्रल, यहाँ पर c की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या बनेगा x रेज टू द पावर 4 1 अपॉन x रेज टू पावर 3, और यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अब मुझे मिल गई है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो -129 अपॉन 8। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, x रेज टू द पावर 4 अपॉन प्लस 1 अपॉन x³ माइनस 129 अपॉन 8, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस। तो बिल्कुल आसान है, मेरे पास इंटीग्रल है 10x रेज टू द पावर 9, तो मेरे को ये देख के पता लग गया कि ये किसी का तो डेरिवेटिव है, एंड प्लस 10 पावर x log e 10 अपॉन x रेज टू द पावर 10 प्लस 10x। तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो नीचे वाली टर्म है इसी का डेरिवेटिव ये ऊपर वाली टर्म है। तो हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे कि x रेज टू द पावर 10 प्लस 10 रेज टू द पावर x को t पुट करेंगे, यहाँ से इसका डेरिवेटिव कितना आया 10x रेज टू द पावर 9, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये किस फॉर्मूले से होगा a रेज टू द पावर x, एंड a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है a रेज टू द पावर x एज इट इज, दैट मीन्स दिस, एंड log ऑफ a, और a यहाँ पर कितना है 10, log e 10 पूरा dx विच इज इक्वल्स टू dt। तो अब ये इंटीग्रल किस में चेंज हो गया, ये इंटीग्रल चेंज हो गया इंटीग्रेशन dt अपॉन t विच इज इक्वल्स टू log t प्लस c, एंड t को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, t इज x रेज टू द पावर 10 प्लस 10x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बस टर्म्स को आगे पीछे लिखा है, ये 10 आगे लिखा है और x रेज टू द पावर 10 पीछे लिखा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म। तो कैसे फाइंड करेंगे हम इंटीग्रल इज dx अपॉन साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो न्यूमरेटर इज 1, और आइडेंटिटी से, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इस 1 को, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज है साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x
dx। फिर अब हम इस डिनोमिनेटर को इसके अपॉन में भी तोड़ देंगे, इसके अपॉन में भी तोड़ देंगे, तो ये क्या मिलेगा मुझे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx dx। ओके, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, और इस इंटीग्रल के पास वैसे इंटीग्रल तोड़ने की जरूरत नहीं थी, हमें कंबाइन ही करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। ये बनेगा 1/cos स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। मैं इकट्ठा लिख रही हूँ इंटीग्रल, है ना, आपको इंटीग्रल तोड़ने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। और यहाँ पर cos से cos कैंसिल, 1/sin स्क्वायर एक्स इज कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx। नाउ ये हमें इंटीग्रल पता है, ये इंटीग्रल पता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है tan x cot x माइनस cot x प्लस c। तो क्या बना इसका ऑप्शन, tan x माइनस cot x, tan x माइनस cot x, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म। तो बिल्कुल सेम जैसा मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल एज इट इज नीचे वैसा ही आ गया है क्वेश्चन, बस ऊपर मुझे बनाना पड़ा था और यहाँ पर बना बनाया दिया है। आपने क्या करना है, बस इस डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देना है। तो अगर इंटीग्रल है मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तोड़ दो डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के नीचे, तो यहाँ पर ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, we are left with 1/cos square x which is equals to secant square x minus 1/sin square x is equals to cosecant square x। अब इसका इंटीग्रल tan x, और यहाँ पर इंटीग्रल कोसिकेंट का होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस एंड वन माइनस, तो ये माइनस माइनस बन गया प्लस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हुआ ऑप्शन ए, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इज फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म। ओके, तो इंटीग्रल है, इंटीग्रल इज ई एक्स 1 प्लस एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये जो न्यूमरेटर है इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो ये बनेगा ई एक्स प्लस एक्स ई एक्स अपॉन cos स्क्वायर x x e x, ओके, एंड dx। यहाँ पर भी सब्सटीट्यूशन यूज होगी, पुट ये जो एंगल है x e x, इसको मैं अगर t सब्सटीट्यूट कर दूं तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग के ये डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x एज इट इज e x प्लस e x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 dx इक्वल टू dt। तो ये पूरी टर्म एज इट इज है हमारे न्यूमरेटर की जैसे, तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रल, ये बन जाएगा dt अपॉन कॉस स्क्वायर t विच इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर t dt, एंड सीकेंट स्क्वायर t का इंटीग्रल होता है टेंजेंट t, t प्लस कांस्टेंट t को आप वापस सब्स्टिट्यूट कर लो, tan x e x प्लस c, which is right option, right is B, tan x e x plus c। Next question, क्वेश्चन नंबर 8, हमें बताना है इसका डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रल। तो इंटीग्रल इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, तो प्लस 1 नहीं प्लस 2 है यहाँ पर, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस इस 2 को लिखो 1 प्लस 1। अब जो ये वाली टर्म्स है, ये 3 टर्म्स, ये बना रही है होल स्क्वायर,
dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ऐसा बना रही है। और इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, होल स्क्वायर। तो ये किसकी तरह बन रहा है फॉर्मूला, ये बन रहा है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो a is 1 here, तो 1 upon a is 1, tangent inverse x upon a, x is this, x plus 1 and a is 1 plus constant of integration, which is right option. Right is tangent inverse x plus 1 plus c, this is the correct option. तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। Question number 9 is find the integral of this term. Integral dx upon root 9x minus 4x square. ओके, तो मैं क्या करूं कि अगर इस पूरी टर्म में से मैं 9 कॉमन ले लूं या 4 कॉमन ले लूं, 4 कॉमन ले लूं अगर मैं, तो ये बनेगा dx अपॉन, अभी समझ आएगा कि हम ऐसा क्यों करें, हमने एक फॉर्मूला बनाना है यहाँ से। मैंने 4 कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 9 अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये 4 रूट से बाहर आया और इंटीग्रेशन से भी बाहर आया 1 अपॉन 2 dx, और यहाँ पर ये बन जाएगा 9 अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट। अब एक मेथड होता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, मैं इसके स्क्वायर्स बना सकती हूँ। और वो मेथड कैसे होता है कि जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसका हम हाफ और फिर उसका स्क्वायर ऐड भी कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 9/4 और उसका मैं कर दूं हाफ, तो ये बनेगा कितना 9/8। अब इसका जो स्क्वायर है ये मैं क्या करूंगी, ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1/2 इंटीग्रल dx अपॉन अंडर द रूट 9/8 होल स्क्वायर ऐड किया माइनस 9/8 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, और आगे वाले टर्म्स मेरे पास है प्लस 9/4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब अगर मैं इस टर्म से माइनस साइन कॉमन ले लूं, बाद में, अभी सिर्फ अभी के लिए, बाद में हम वापस उसे यूज कर लेंगे एज इट इज। अगर माइनस कॉमन लिया तो ये टर्म बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 एक्स स्क्वायर, दो बारी कैसे हो गया, यहाँ पर ये स्क्वायर था ओनली, है ना, 9/4 एक्स एंड देन ये प्लस वाले टर्म प्लस 9/8 का होल स्क्वायर, और ये टर्म माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगी, माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अब जो ये स्टार्टिंग वाली 3 टर्म्स है, दिस दिस दिस, ये बना रही है एक होल स्क्वायर। किसका बना रही है, x प्लस 9/8 का। आप ओपन करके देखोगे आपको यही मिलेगा। तो इस मेथड को बोलते हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो 10th में आपने पढ़ा होगा। अब क्या करेंगे हम आगे, मैं इस ऊपर वाले पोर्शन को इरेज कर रही हूँ। ये बनेगा 1/2 इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट, माइनस कॉमन था और अंदर क्या बन रहा है, x माइनस, ये जो x का कोफिशिएंट है ये माइनस वाली टर्म का है, तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर एंड देन माइनस 9/8 होल स्क्वायर। ओके, अब इस माइनस साइन से वापस मल्टीप्लाई कर दो dx अपॉन, तो ये क्या बनेगा, अब ये टर्म हो जाएगी पॉजिटिव 9/8 होल स्क्वायर और ये टर्म हो जाएगी नेगेटिव, ये ऐसा था ना, माइनस और ये माइनस बाहर था, ऐसे माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो ये लिख लिया होगा आपने, मैं इरेज कर दूँ इसे भी। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है किसका,
dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के इक्वल। तो यहाँ पर भी वही लग जाएगा 1/2 तो एज इट इज, और ये पूरी टर्म यहाँ पर ए ये है और एक्स ये पूरी टर्म है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? साइन इनवर्स एक्स इज दिस x माइनस 9/8 अपॉन a इज 9/8, 9/8। ओके, तो ये बन गया 1/2 साइन इनवर्स, और ये टर्म बन जाएगी 8x माइनस 9 अपॉन 8, और एक 9 एज इट इज था और यहाँ से एक 8 ऊपर हम लेके गए थे, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपॉन 9 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? 1/2 साइन इनवर्स 8x, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म। तो इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब dx। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, तो एक्स क्यूब को हम t सब्सटीट्यूट करेंगे, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ से 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। तो x स्क्वायर dx को मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ? dt अपॉन 3। तो यूज कीजिए सब्सटीट्यूशन को, एक्स स्क्वायर dx इज dt अपॉन 3, 1/3 को बाहर ले लिया dt, और ये जो पूरी टर्म है ये बन जाएगी e एक्स क्यूब इज t, जो हमने सब्सटीट्यूशन की है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? e रेज टू द पावर t की इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t को वापस सब्सटीट्यूट कर लीजिए, 1/3 e एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कौन सा ऑप्शन मिला हमें? 1/3 e x 3, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म। तो इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू e x secant x into 1 plus tan x dx। अगर मैं ये ब्रैकेट्स ओपन कर लूँ तो ये बनेगा e x को एज इट इज रहने दो, secant को अंदर मल्टीप्लाई किया, secant x प्लस secant x tan x। ओके, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि secant है और उसी का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, तो एक फॉर्मूला होता है वही यूज करेंगे। वो क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स एफ एक्स, ये फॉर्मूला। तो अगर कोई फंक्शन है और उसी का डेरिवेटिव साथ में प्रेजेंट है और बाहर ई एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्ट हमें ये मिलता है। तो यहाँ पर एफ एक्स का काम ये कर रहा है और डेरिवेटिव का काम ये कर रहा है, तो इंटीग्रल की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी ई एक्स एंड एफ एक्स इज secant x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ई एक्स secant x प्लस सी, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म। तो इस टर्म का इंटीग्रल ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास ऐसी कोई इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है, इंटीग्रल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, वो जो 3 फॉर्मूलाज थे बुक में जो स्पेशल टाइप के इंटीग्रल्स है, उसमें ये फॉर्मूला है, तो वो किसके इक्वल होता है? वो होता है x अपॉन 2 इंटीग्रल ए स्क्वायर, इंटीग्रल नहीं, यहाँ पे जो भी होगा ए स्क्वायर, इंटीग्रल के अंदर जो भी टर्म होगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर a के प्लेस पे 1 यूज हो रहा है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में 1 सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये बन जाएगा x/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग ऑफ 1 नहीं x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन ए, x/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट प्लस 1/2 log ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. Question number 13. 13 is this. Okay, तो integral I is equals to x square minus 8x plus 7 dx. फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? अंदर वाली टर्म को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स पहले इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे. तो वो आसान है. एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7. क्या बोला था? जो x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे. x का कोफिशिएंट 8 है, उसका हाफ किया 2 से, विच इज इक्वल्स टू 4. अब इसके स्क्वायर को ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर. नाउ तीन टर्म्स को कंबाइन कर देंगे. कौन कौन सी? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस दिस, एंड जो बच गई उन्हें एक साथ लिख लेंगे. प्लस 4 का स्क्वायर इज 16. तो ये जो थ्री टर्म्स थी एक होल स्क्वायर बना रही है. किसका? x और 4 का. x माइनस 4 का होल स्क्वायर. ये माइनस और प्लस हमें इस टर्म से पता चलता है. अगर ये नेगेटिव है तो माइनस का होल स्क्वायर, अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस का होल स्क्वायर. x माइनस 4 का होल स्क्वायर. और यहाँ पर क्या टर्म बन गई? ये बन गई -9. अब हमें इस टर्म का इंटीग्रल फाइंड करना है. और ये इंटीग्रल कितना आएगा? पहले मैं इसे ऊपर वाले पोर्शन को इरेज कर दूं. मेरे पास इंटीग्रल ऐसे चेंज हो गया. इसे मैं और कैसे लिख सकती हूँ? इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रल रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर. ओके, तो ये भी अब उन्हीं स्पेशल फॉर्मूलाज में से एक फॉर्मूला है. ये बनी लास्ट टर्म. अब एक फॉर्मूला होता है अगर इंटीग्रल ऐसा बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहाँ यहाँ पर ये इसी टाइप का बन रहा है. a इज 3 और x की जगह पे ये पूरी टर्म है. तो ये इंटीग्रल कैसा बनता है? ये बनता है 1/2 x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये ऐसा फॉर्मूला बनता है. अब इस फॉर्मूले में अगर मैं ये वैल्यूज पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1/2 x के प्लेस पे है x माइनस 4 एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब मैं इसे ओपन करूंगी तो ये बिल्कुल एज इट इज मेरा क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं? इसी क्वेश्चन से तो मैंने ये बनाया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस ए स्क्वायर. ए इज 9, ए स्क्वायर बाय 2, सॉरी ए स्क्वायर बाय 2 होता है. ए स्क्वायर बाय 2 इज 9/2 लॉग x. x के प्लेस पे है x माइनस 4, x माइनस 4 एंड देन क्या है? प्लस के साथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? 1/2. ऑप्शन नंबर डी, 1/2 x माइनस 4, दिस टर्म माइनस 9/2 log ऑफ x माइनस 4 एंड दिस. तो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज इंटीग्रल आई. अब मेरे पास लिमिट वाला क्वेश्चन आ गया. dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये इंटीग्रल बिल्कुल आसान है. 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रल होता है? ये होता है टेंजेंट इनवर्स x का. और लिमिट्स यूज कर लो. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गिव्स √3 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1. तो टेंजेंट की वैल्यू √3 कहाँ होती है? 60 डिग्री पे. 60 डिग्री मतलब π/3 माइनस और 1 होती है 45 डिग्री पे, π/4 विच इज इक्वल्स टू 4π माइनस 3π इज π/12. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन डी, π/12 इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो.
क्वेश्चन नंबर 15 इज इंटीग्रल 0 to 2/3 dx अपॉन 4 + 9x स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ से आप क्या करो, डिनोमिनेटर से अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बात बनेगी, ये बनेगा 9 4/9 माइनस माइनस नहीं प्लस एक्स स्क्वायर, 1/9 कॉमन, 0 to 2/3 dx। तो मैं इसे नीचे वाले टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये नीचे वाली टर्म ये कैसा बन गया इंटीग्रल, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप। और ये इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो बस अब यही फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर लूंगी। तो मेरा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू 1/9, फॉर्मूला इज 1/a, a की वैल्यू है 2/3, तो 1/a 2/3 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a बन जाएगी ये वैल्यू 0 to 2/3। अब मुझे लिमिट्स यूज कर लेनी है और बस आंसर आ जाएगा। तो लिमिट्स यूज की तो ये तो कैंसिल हो गई आया, 3 2 6, 1/6 टेंजेंट इनवर्स x की जगह पे 2/3 यूज किया, 3/2 इंटू 2/3, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, माइनस लोअर लिमिट इज टेंजेंट इनवर्स 0, देन 1/6 ये बना टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, 1/6 टेंजेंट इनवर्स 1 इज π/4 और ये तो 0 हो गया, तो ये आया π/24। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी π/24। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म। तो इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन x रेज़ टू द पावर 4। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूं, इसमें से एक्स क्यूब को कॉमन निकाल दो बाहर, एक्स क्यूब कॉमन, तो ये बनेगा x अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 और इन सारे टर्म्स का क्या है होल 1/3 एंड x रेज़ टू द पावर 4 डिनोमिनेटर में है। तो ये वैल्यू बनी 1/3 to 1, ये होल क्यूब जब यहाँ पर अप्लाई होगा तो ये रह जाएगा ओनली x और यहाँ पर ये टर्म रह जाएगी 1/x² माइनस 1, ये ऐसा 1/x² माइनस 1 का पावर 1/3 और नीचे है x रेज़ टू द पावर 4 और बाद में मैं ये x से एक पावर जब कैंसिल कर लूंगी तो ये क्या टर्म बनेगी, x यहाँ से खत्म हो जाएगा और यहाँ पर पावर बन जाएगी 3। ओके, अब क्या करें, अगर मैं इस अंदर वाले टर्म को t पुट कर दूं 1/x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू t, तो इस टर्म का डेरिवेटिव कितना आएगा, ये ऊपर चली जाएगी पावर माइनस में, तो -2/x³ dx इज इक्वल्स टू dt, पावर रूल लगाया, तो यहां से मुझे 1/x³ dx की वैल्यू मिल रही है -dt/2। सब्स्टिट्यूशन हो गई, अब इसे यूज कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा, ये मैं ऊपर वाला पोर्शन इरेज कर दूं, ये क्या वैल्यू बनी, ये बना इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/3 to 1, ऊपर वाली टर्म बनी है t और बाहर है पावर 1/3 की, और ये 1/x³ dx इज इक्वल्स टू dt/2 माइनस dt/2, तो ये माइनस dt/2 मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख दूंगी। अब ये मेरे पास वैल्यू बनी 1/2, इस टर्म का इंटीग्रल कितना बनेगा, पावर रूल लगा दो तो 1/3 + 1 4/3, t की पावर 4/3 अपॉन 4/3, लिमिट्स आर 1 to 3 to 1। ओके, अब मुझे इसे सॉल्व करना है। अब देखो, जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं और हमारे पास लिमिट्स होती है तो दो तरीके से होता है कि जब आप सब्स्टिट्यूशन करो तो लिमिट्स भी चेंज कर दो और फिर चेंज हुई हुई जो लिमिट्स है वो अप्लाई करो।
बट अगर आप लिमिट्स चेंज नहीं कर रहे हैं तो जो आपने सब्सटीट्यूट किया है लास्ट में आपको वो पहले बैक सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लिमिट्स अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इसी में लिमिट अप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। टी को वापस सब्सटीट्यूट करते हैं तो मिला मुझे 1/2 और ये माइनस में है, ये माइनस, ये 4/3 का बन जाएगा 3/4 और अंदर मैंने t को सब्सटीट्यूट किया था 1/x² - 1, इसे बैक सब्सटीट्यूट किया 1/x² - 1 और बाहर इसकी पावर कितनी है 4/3। अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे हम, ये लिमिट्स अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बाहर जो टर्म है ये बन जाएगी -3/8 और अंदर अपर लिमिट है 1, आप 1 यहाँ पुट करोगे तो ये बन जाएगा 1 - 1, तो ये हो गया 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इज 1/3, यहाँ पर 1/3 सब्सटीट्यूट करो तो 3 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9 -1 और बाहर उसकी है 4/3 पावर, तो ये बना -1/8 और ये बन जाएगा 8 की पावर 4/3, ये बना 8 की पावर 4/3। तो 8 को अगर मैं ऐसे लिख लूं 2 का क्यूब और बाहर है पावर 4/3, ये कैंसिल और मेरे पास रह जाएगा -3। ओके, ये माइनस था यहाँ पर, ये टर्म 0 माइनस दिस टर्म ना, तो ये जो अंदर वाला 8 है ये भी माइनस आएगा और एक बाहर माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी न्यूट्रलाइज, ये प्लस हो जाएगा, अब ये माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, ये नेगेटिव टर्म थी और यहाँ पर भी ये बाहर नेगेटिव टर्म थी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। मेरे पास है 8 और यहाँ पर है 2⁴ और 2⁴ कितना होता है 16 के इक्वल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ इसका, ऑप्शन ए 6। ओके, Question number 16. If f of x is given by this, then f dash x is. अगर फंक्शन मुझे इस तरीके से दिया जाए f of x is equals to 0 to x t sin t, तो यहां से डेरिवेटिव क्या आएगा ये बताना है। ओके, तो पहले मैं क्या करूं, उसे इंटीग्रेट कर दूं, जो मुझे फंक्शन मिला है f of x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लग जाएगा कौन सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इज साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस टी और इंटीग्रेशन की लिमिट्स है 0 to x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टी का डेरिवेटिव 1 और इंटीग्रल ऑफ साइन का इंटीग्रल है माइनस कॉस टी डी टी, इंटीग्रेशन की लिमिट से 0 to x, तो f of x की वैल्यू आई, यहाँ पर अपर लिमिट पुट की तो ये बना -x cos x, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये माइनस बन जाएगा प्लस और cos का इंटीग्रल आ जाएगा मेरे पास साइन t और लिमिट्स लग जाएगी 0 to x प्लस कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट इसमें नहीं आएगा, -x cos x प्लस ये बन जाएगा अपर लिमिट यूज करोगे तो साइन x, साइन 0 इज 0, ये तो बना f of x। अब उसने क्या पूछा है कि f डैश x कितना आएगा यहाँ से, तो इसका डेरिवेटिव कर लो, यहाँ पर लग जाएगा मेरे पास प्रोडक्ट रूल, -x एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, फिर प्लस cos x एज इट इज और -x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 प्लस साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो देखो ये है माइनस का cos x, ये है प्लस का cos x, कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा ओनली x साइन x, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी, x साइन x इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज व्हाट, तो मेरे पास कुछ इस टाइप का इंटीग्रल है -a to a, तो जो 7 प्रॉपर्टीज थी इनडेफिनिट इंटीग्रल की, डेफिनिट इंटीग्रल की, तो उसमें क्या हमने देखा था कि यहाँ पर जो भी फंक्शन होता है उसे हम चेक करते हैं पहले वो इवन है या ऑड है।
अगर वो ऑड हुआ तो डायरेक्टली 0, अगर वो इवन हुआ तो ये बन जाएगा 0 to a 2 टाइम्स f ऑफ x। तो यानी कि यहाँ पर भी मुझे पहले ये सारे फंक्शन चेक करने पड़ेंगे ऑड है या फिर इवन है। तो देखते हैं, ये बना, इस इंटीग्रल को मैं तोड़ के लिख दूं, अगर ये बनेगा इंटीग्रल i माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एक्स क्यूब डी एक्स, देन प्लस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ऐसा हम इंटीग्रल तोड़ सकते हैं ना हर एक टर्म पे, इस पे भी तोड़ दो, प्लस माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 tan raised to the power 5x dx, and lastly minus pi by 2 to pi by 2 1 dx। अब देखो इसे ध्यान से, ऑड और इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं हम। अगर मेरे पास f ऑफ x कोई फंक्शन है तो मैं वहां पर माइनस x पुट करके देखती हूँ। अगर ये माइनस साइन बाहर निकाल देता है तो ये ऑड फंक्शन होता है, बट अगर ये एज इट इज रहेगा f ऑफ x, माइनस डालने पर भी f ऑफ x ही आ रहा है, तो ये इवन फंक्शन होता है। तो पहले फंक्शन को देखो, अगर आप x क्यूब की जगह माइनस एक्स क्यूब पुट करोगे तो ये माइनस बाहर निकाल देगा, ये आएगी नेगेटिव वैल्यू। कॉस, तो कॉस कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। कॉस माइनस साइन को बाहर नहीं निकालता, बट ये वाला माइनस x की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स ये भी कैसा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन। यहाँ पर है tan raised to the power 5, आप माइनस एक्स पुट करोगे तो माइनस एक्स की पावर 5 आपको माइनस बाहर दे देगी, तो ये भी नेगेटिव, ये भी ऑड फंक्शन, ये भी ऑड, ये भी ऑड। तो यहाँ से तो ये सारे इंटीग्रल्स हो गए 0, मेरे पास बचा सिर्फ ये जो मुझे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो अब ये है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इवन फंक्शन हुआ, तो यहां से ये क्या आ जाएगा 0 टू पाई बाय 2 टाइम्स 1 dx, उस रूल के अकॉर्डिंग जो 7 प्रॉपर्टीज थी। तो 1 का इंटीग्रल हो गया x 0 टू पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 0, ये कैंसिल और मेरे पास वैल्यू बच गई पाई। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। तो इंटीग्रल क्या है, 0 टू पाई बाय 2 log 4 प्लस 3 साइन x अपॉन 4 प्लस 3 कॉस x। ओके, तो एक और प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। अगर ऐसा होता है 0 टू a f ऑफ x, तो मैं ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 टू a f ऑफ a माइनस x के इक्वल होती है। ओके, तो यहाँ पर a की जगह पर पाई बाय 2 है, अगर मैं ये यूज करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 log, यहाँ पर x नहीं है तो ये एज इट इज प्लस 3, x के प्लेस पे मुझे क्या यूज करना है, a माइनस एक्स, a है पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स यूज करना है। तो साइन पे क्या फर्क पड़ेगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन से कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स, और नीचे क्या फर्क पड़ेगा, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन एक्स dx एंड dx। अब मैं क्या करूं, इन दोनों को अगर ऐड कर लूं तो i प्लस आई इज 2i, और यहाँ पर इंटीग्रेशन तो सेम है 0 टू पाई बाय 2, ये जो लॉग टर्म्स है ये ऐड हो जाएगी, ये बन जाएगा लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू प्लस लॉग ये वाली टर्म यहाँ पर लिख ली मैंने 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू 4 प्लस 3 साइन एक्स। अब अगर मैं यहाँ लॉग की प्रॉपर्टीज यूज कर लूंगी कि लॉग a प्लस लॉग b, नहीं ये वाली नहीं, हम क्या करेंगे कि लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग a प्लस a अपॉन b क्या होगा, लॉग a माइनस लॉग b।
यहाँ पर भी log a माइनस log b, तो यूज कर लो, ये बना 2i 0 to pi by 2, पहली टर्म आई log 4 plus 3 sin x माइनस log 4 plus 3 cos x, ओके। फिर है प्लस साइन प्लस log दिस माइनस log दिस, log 4 plus 3 cos x माइनस नीचे वाली टर्म log 4 plus 3 sin x, ओके। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है विद अपोजिट साइन, ये वाली टर्म सेम है विद अपोजिट साइन, तो पूरा वैनिश हो गया, जीरो। तो इंटीग्रल जीरो का क्या होगा, जीरो ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पर, ऑप्शन सी, इसका आंसर क्या होगा, जीरो। तो ये ऐसी बात हो गई, इतना सारा सॉल्व किया, आंसर मिला जीरो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Now the last three questions. Question number 20 is find the integral of this term. यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक है। dx अपॉन ये है ex प्लस e रेज टू द पावर दिस, आपकी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लेना, मिसलिनियस, आई थिंक मिसलिनियस का है, यहाँ पर प्लस साइन है, ओके। तो अब हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, तो पहले मैं इसे सॉल्व करके लिख लूँ, dx अपॉन ये बना ex प्लस 1 अपॉन ex, मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो ये बनेगा क्या, नीचे बनेगा e 2x प्लस 1 और ex ऊपर मूव कर जाएगा ex dx, ये बात बनी मेरे पास यहाँ पर। अब देखो अगर मैं इसको ex को, क्योंकि ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, तो मैं ex को t पुट कर दूं तो यहाँ से डेरिवेटिव आएगा ex dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये जो न्यूमरेटर है ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा dt, और नीचे ex को किया है t पुट, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 1। और ये इंटीग्रल मुझे पता है, ये इंटीग्रल किसका है, ये है टेंजेंट इनवर्स t का, t को वापस सब्स्टिट्यूट कर लो तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स t इज ex प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए, टेंजेंट इनवर्स x e x। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 21, cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो cos 2x का फॉर्मूला मुझे यूज करना होगा, इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अब cos 2x की प्रॉपर्टी यूज कर लो, कौन सी वाली, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और नीचे क्या है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप यूज कर रहे हो न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो i इंटीग्रल इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस cos x माइनस sin x, और डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ आपने dx यूज कर लेना, डिनोमिनेटर है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो ये टर्म सेम है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी और मेरे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा cos x माइनस sin x, और नीचे क्या बचेगा cos x प्लस sin x dx। तो अगर नीचे वाले टर्म को आप t पुट करोगे, ये पूरी टर्म आपको dt मिल जाएगी, और ये इंटीग्रल कैसे हो जाएगा, dt अपॉन t विच इज इक्वल्स टू log t। t को वापस सब्स्टिट्यूट किया तो ये वैल्यू क्या मिली, log ऑफ cos x प्लस sin x। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, log ऑफ cos x प्लस sin x, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फंक्शन दिस f ऑफ a प्लस b माइनस x किसके इक्वल दिया है, f ऑफ x के इक्वल दिया है, तो हमें इंटीग्रेट करके बताना है कि a b x f x की वैल्यू कितनी आएगी, मुझे वो इंटीग्रेट करना है। तो लेट i इज इक्वल्स टू a टू b x f ऑफ x, इसे इंटीग्रेट करना है। तो एक प्रॉपर्टी और होती है, वो जो 7 प्रॉपर्टीज है उनमें से कि a टू b f ऑफ x
इज इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है उसे हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर भी यूज कर लेते हैं। तो ये i किसके इक्वल हो जाएगा, a टू b, x के प्लेस पे a प्लस बी माइनस एक्स और x के प्लेस पे a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स यूज करके। और ये वैल्यू तो मुझे गिवन है किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a टू बी a प्लस बी माइनस एक्स, ये वैल्यू बन जाएगी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल। अब एफ ऑफ एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू कितनी आई, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b a प्लस बी के साथ एक बार एफ ऑफ एक्स और एक बार माइनस एक्स के साथ एफ ऑफ एक्स। अगर ये इंटीग्रल मैं ऐसे तोड़ दूं a टू b a प्लस बी एफ ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल a टू b एक्स एफ ऑफ एक्स, तो ये तो मैंने i सपोज किया था, ओके ये i सपोज किया था, इसे इस तरफ लेके आऊंगी मतलब ये वैल्यू i के इक्वल है। इस तरफ आई तो ये बन गया 2i इज इक्वल्स टू a टू b a प्लस बी एफ ऑफ एक्स। तो i इंटीग्रल की वैल्यू a प्लस बी, ये 2 आ जाएगा इधर, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, a प्लस बी अपॉन टू a टू b f of x dx, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये फिनिश हुआ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ।